और चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। और सबसे पहले बात एसीएस के पाठक की। जी हां, एसीएस के पाठक जो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, वही एसीएस के पाठक ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है। एमएलसी संजय सिंह के पेंशन पर रोक लगा दी गई है। उनके व्यवहार को लेकर, विरोध को लेकर ये एक्शन इस वक्त के पाठक की तरफ से लिया गया है। विश्वविद्यालय शिक्षक संघ फुटाब के महासचिव हैं संजय सिंह और उच्च शिक्षा निदेशक ने बीआरए के रजिस्ट्रार को इस बाबत आदेश दे दिया है, जिसमें उनके पेंशन पर रोक लगा दी। तो कन्हैया बहादुर के वेतन और पेंशन दोनों पर रोक लगाई गई है। दोनों ने विश्वविद्यालय को दिए गए निर्देश का विरोध किया था और इसी विरोध के बाबत ये कार्रवाई इनके ऊपर, जिसमें गैर हाजिर बच्चों के नाम काटने के आदेश का विरोध भी शामिल है। तो शिक्षा विभाग ने विरोध को गैर पेशेवर व्यवहार बताया और इसी व्यवहार के मद्देनजर अब ये कार्रवाई जो है वो के पाठक की तरफ से इस वक्त की गई है। हालांकि जो एमएलसी है संजय कुमार सिंह, उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि वो इसके विरोध में अपनी आवाज को जरूर बुलंद करेंगे। विश्वविद्यालय जिन नियमों से चलता है उस नियम के आधार पर कार्य होना चाहिए। एसीएस के पाठक अपने तानाशाही व्यवहार की वजह से, अपने व्यवहार की वजह से एक नए नियम को हम लोगों के ऊपर थोपने का प्रयास कर रहे हैं, जो कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। इसीलिए आदेश का विरोध वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आ रही है एमएलसी संजय सिंह की तरफ से। देखिए, विरोध के स्वर अब भी बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एमएलसी संजय सिंह की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अब विरोध मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर करेंगे। कार्रवाई होने पर एमएलसी संजय सिंह इस वक्त नाराज नजर आ रहे हैं। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि कार्रवाई जो उनके साथ की जा रही है वो अनुचित है, न्याय संगत नहीं है और इसीलिए लोकतंत्र में सभी को अपनी आवाज रखने का अधिकार है और मैं खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर धरने पर बैठूंगा। संजय सिंह के पेंशन पर इस वक्त रोक लगाई गई है। एसीएस के पाठक की तरफ से आदेश दिया गया है। विश्वविद्यालय को मिले निर्देश का विरोध करने के बाद अब उनके पेंशन पर फिलहाल रोक लगी हुई है। तो एसीएस के पाठक सिर्फ विश्वविद्यालयों को लेकर सख्त नजर नहीं आ रहे हैं, शिक्षकों को लेकर, छात्रों को लेकर और अभिभावकों की संजीदगी को लेकर के भी उनकी तरफ से एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि अब कार्रवाई की जो गाज है वो नए नियम के तहत सामने नजर आ रही है, जिसमें एसीएस के पाठक ने कह दिया है कि शिक्षक किसी संघ से नहीं जुड़ेंगे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर वो अनर्गल बयानबाजी नहीं करेंगे। बयानों को देते समय सोच समझकर किस रूप में बयान होने चाहिए ये समझना बहुत जरूरी है और ऐसे में टीचरों और शिक्षक नेताओं को साफ तौर पर चेतावनी दी गई है। यदि वो मीडिया, सोशल मीडिया या अखबारों में अनर्गल बयान देते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर विश्वविद्यालय, कोई भी शिक्षक या कर्मचारी ऐसे बयान देने से बचे नहीं तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने यह भी कहा है कि शिक्षक और कर्मी के द्वारा किसी संघ की स्थापना नहीं की जा सकती है। अगर आप ऐसी परिस्थितियों में संघ का निर्माण करते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई का होना तय माना जाएगा और ऐसे में आप इससे बचिए। शिक्षक पर के पाठक के लगातार एक्शन इस वक्त सामने और पश्चिम चंपारण के 6 नियोजित शिक्षकों से स्पष्टीकरण की भी मांग कर दी गई है कि आखिर जो बयान आपकी तरफ से दिए गए, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आपने इस्तेमाल किया है, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, आखिर ऐसा क्यों किया गया, इसे लेकर अब आपको जवाब देना होगा। तो शिक्षा विभाग की तरफ से जो एक्शन इस वक्त लिए जा रहे हैं उसे लेकर के सुशील कुमार मोदी की तरफ से विरोध के स्वर जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं। वो लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो कार्रवाई की जा रही है, जो व्यवहार एसीएस के पाठक का नजर आता है, सरकार का नजर आता है, वो तानाशाही है और आपातकाल की जैसी स्थिति नजर आती है। नीतीश सरकार का आपातकाल की तरह
अनुशासन पर्व जो है वो इस वक्त दिखता है। शिक्षा विभाग का ये फरमान गलत है। संगठन बनाने और बयान देने से रोकने का आदेश जो है वो तानाशाही आदेश है। लोकतंत्र इससे मजबूत नहीं होता है। आपको अपनी बयानों को, अपनी बातों को रखने का अधिकार आपका संविधान आपको देता है। शिक्षा विभाग में आपातकाल जैसी स्थिति है। शिक्षकों के कुछ बोलने या बयान देने या संगठन बनाने पर रोक लगाना ये तानाशाही है। शिक्षकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। तो एसीएस के पाठक की तरफ से एक तरफ से फरमान आता है, दूसरी तरफ से उस पर देखिए सियासत किस रूप में तेज हो जाती है। जहां पर महागठबंधन जो है वो एसीएस के पाठक के बयान का बचाव कर रही है, कह रही है कि जो लिया जा रहा है फरमान, दिया जा रहा है फरमान, वो सब कुछ शिक्षा विभाग की बेहतरी के लिए, छात्रों की बेहतरी के लिए। वहीं बीजेपी इसे तानाशाही बता रही है, लोकतंत्र में अधिकारों का हनन बता रही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नेता। मैं तमाम शिक्षक गणों से एक गुजारिश जरूर करूंगी कि देखिए, आपके हाथों में बच्चों का भविष्य पठन पाठन के माध्यम से हमारी सरकार ने जब आपको नियुक्त किया है तो आपके अधिकारों को भी सुनिश्चित हमारी ही सरकार करेगी। और इसके लिए ऑलरेडी प्राथमिक शिक्षक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ है। आदरणीय के पाठक साहब ने जो सलाह दिया मीडिया या संघ से दूरी बना करके रखने का, उसके पीछे की था कि शिक्षक गणों को पठन पाठन में ध्यान देना है। तुगलकी राजा के तुगलकी सचिव का तुगलकी फरमान। आज 21वीं सदी में आपको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी भी नहीं है बिहार में। शिक्षक अपना संघ नहीं बना सकते, अपनी अभिव्यक्ति मीडिया के आगे नहीं कर सकते। ये सब फरमान इसलिए दिए जा रहे हैं कि कल के दिन में बिहार की जो वास्तविक वित्तीय अवस्था है उसके कारण जब शिक्षकों को वेतन नहीं मिले तो न ये शिक्षक कहीं अपनी आवाज उठाएं और न ही किसी संघ के माध्यम से अपनी मांग रखें। जिनको जो कार्य दिए गए हैं, जिनके लिए जो कार्य निर्धारित किए गए हैं, उस कार्यों पर ध्यान दें। और चूंकि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, बिहार में बेहतर शिक्षा के वातावरण के निर्माण के लिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो राज्य सरकार के स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं, उस प्रयास को सफल बनाने में शिक्षकों की महती भूमिका होती है। देखिए, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि के पाठक जी के प्रयासों से बिहार की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। वो लगातार सुधार का काम कर रहे हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि उनका कोई आधिकारिक आदेश कर्मचारियों, शिक्षकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर दे। सरकार इसके प्रति सतर्क है। तो शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों की छुट्टी को लेकर के कैलेंडर का जारी किया जाना, हालांकि ये स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से कहा गया कि ये छुट्टियों में किसी तरह की कोई कटौती नहीं हुई है, इस पर सियासत न की जाए। लेकिन ये सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी इसे लेकर सीधे तौर पर अपनी आवाज को मुखर कर रही है। और अब देखिए, पोस्टर के जरिए विरोध को जाहिर किया जा रहा है। और ऐसे ही एक पोस्टर का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूलों में शिक्षकों को लेकर के जो छुट्टियों को लेकर कैलेंडर जारी किया गया है, उसका विरोध जो है वो लगातार बीजेपी कर रही है। और यहाँ देखिए, बीजेपी कार्यालय, प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें स्कूलों में छुट्टियों का हिंदू विरोधी आदेश वापस लेने को लेकर सरकार पर दबाव बनाया गया है। वोट की राजनीति करने के लिए रामनवमी, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन जैसे हिंदू पर्वों की छुट्टी खत्म कर ईद और बकरीद की छुट्टी बरकरार बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाने वाली नीतीश सरकार को भविष्य में लोक क्रूर और हिंदू विरोधी शासक बख्तियार खिलजी और औरंगजेब वाली सरकार के नाम से जानने की ये जो है इस पोस्टर के जरिए कहा जा रहा है। नीतीश सरकार को ये जो है शब्दावली दिया जा रहा है। और इसमें साफ तौर पर लिखा है कि बिहार प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के 1 घंटे के बाद ही सबसे पहले बर्बर जालिम अत्याचारी ऐसे जुल्मी शासक जिसने हमारे पूर्वजों पर बेरहमी अत्याचार किया, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया, ऐसे आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर शहर का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी श्रीभद्र याजी के नाम पर किया जाएगा। और दूसरा जो बात लिखा गया है कि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन ऑनलाइन तरीके से किया जा रहा है। चलिए सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो ये सेवा का काम औरों से किया गया आपने? जितने भी हमारे सगा संबंधी है, जितने भी मित्र कुटुंब हैं, जितने भी और हमसे जुड़े हुए आदमी हैं, सबों को हमने इस बात की जानकारी दी है और साथ में भी ले जाकर के दवाई दिलवाया है।
आप करते क्या हैं सोना जी? मैं एक पकोड़े का दुकान चलाता हूँ सर। अच्छा, आपका मंदिर के दुकान, पास। आपके दुकान पर आप बोर्ड लगा सकते हैं कि भाई मेरा ये अनुभव रहा जी, है, जी, जी। आपसे भी मेरी प्रार्थना है जी। कि आप जन औषधि केंद्र में दवाई लीजिए। ऐसा बोर्ड लगा सकते हैं आप? जी। एकदम लगा सकते हैं सर। और हमारे आप सौभाग्य लोगों की को बात है। पकोड़े खिलाते हो? जी जी। तो लोग पकोड़े खा करके बीमार होते हैं कि तबीयत ठीक होती है? नहीं सर, मैं उत्तम क्वालिटी का पकोड़ा बनाता हूँ। चलिए रुचि जी, आपको एक बार बहुत बहुत बधाई। आपने जन औषधि केंद्र के अभियान को मिलकर यानी एक प्रकार से बहुत आगे बढ़ाया है और लोग स्थानीय रूप से भी थोड़ी जागरूकता दिखा रहे हैं। अच्छी बात है। देखिए, जितना लोगों को खबर पहुंचेगी, अच्छी दवाई और सस्ती दवाई, ये बहुत बड़ी सेवा है। तो आप ये काम सेवा का तो है ही है, लेकिन लोगों तक पहुंचाना ये भी बड़ी सेवा है। तो ये जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, उनसे मेरा आग्रह है कि आप जन औषधि के केंद्रों के विषय में लोगों को बताइए। अब जैसे सोना जी बता रहे थे, 12-13 हजार रुपया खर्च होता था, अब 2-3 हजार में हो रहा है। मतलब उनके जेब में 10 हजार रुपया बचा है। कितने ही पकोड़े बेचते, 10 हजार नहीं बचता, लेकिन मोदी जी ने दवाई सस्ती करके 10 हजार बचा दिया। तो ये बात लोगों को बताइए आप। चलिए, आगे कौन है? सर, अब उड़ीसा से रायगढ़ से पूर्णाचंद बेनिया जी जुड़े हुए हैं। पूर्णाचंद्र जी नमस्ते। भारतीय प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा पूर्णा प्रणाम। जी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हाँ, बताइए, आप काम क्या करते हैं? मैं पूर्णचंद्र बेनिया, मैं खेत में किसान काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि अच्छी दवाई और सस्ती दवाई यही सबसे बड़ी मानव सेवा है जो हम सबको करनी चाहिए, इसमें हमारा योगदान होना चाहिए और जन औषधि केंद्र का उद्घाटन उसी की एक कड़ी भी है। चलिए रुक कर लेते बिहार की खबरों की तरफ। तो शिक्षकों को लेकर छुट्टियों को जारी किया जाना और उस पर सियासत का शुरू हो जाना, इस वक्त ये मुद्दा जो है बिहार में खूब गरमाया हुआ है। बीजेपी की तरफ से पोस्टर जारी किया गया। इस पोस्टर के जरिए हिंदू विरोधी शिक्षकों को लेकर नीति को सरकार की तरफ से हमले के तौर पर रखा गया। तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू ने इस पर पलटवार किया है। जेडीयू की तरफ से जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि बीजेपी में कुछ मूर्ख लोग हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है और इसी वजह से इस तरीके की भ्रामक बातों को फैलाने का प्रयास किया जा रहा है पोस्टर के जरिए। राजनीतिक रूप से मूर्ख हैं, इसीलिए इस तरह की उलझुल हरकतें करते रहते हैं। मुद्दा लपकने के चक्कर में जानकारी तक नहीं देते हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से 2-2 चिट्ठियां जारी की गई थी और किसी भी तरह की छुट्टी की कटौती नहीं की गई है। शिक्षा विभाग की तरफ से अलग से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है उन लोगों को जवाब देने के लिए जो लोग भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं। खैर, इनके लिए तो तनाव की राजनीति है, द्वेष फैलाने की राजनीति सर्वोपरि है। लाख कोशिश कर ले, नीतीश कुमार जी का बिहार है, माहौल खराब नहीं होगा। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कानून व्यवस्था को लेकर के बिहार सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि बिहार में हर रोज हत्या और लूट की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। जनता को लेकर इनकी चिंता कहीं से भी नजर नहीं आती है। हत्याएं होती रही, गोलियां चलती रही और बिहार से लोगों का पलायन हो रहा है। आज बच्चे भी स्कूल जाने से भयभीत हो रहे हैं। गार्जियन भय में बच्चों की जिंदगी भविष्य देखकर स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन बच्चे जब तक लौटते नहीं हैं वो भय में जीते हैं। देखिए होंगे दानापुर में बस में बालिकाओं के साथ, बेटियों के साथ छेड़खानी गुंडों ने कर दिया, सरकार चुप बैठी रही। इस प्रकार से यह अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। विधि व्यवस्था चौपट है। नीतीश जी और तेजस्वी जी कुंभकर्णी नींद में सोकर बिहार को अपराधियों के हवाले कर दिए।
और बड़ी खबर इस वक्त बक्सर से आ रही है, जहां पर एक ट्रक शराब को बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि वाहन जांच के दौरान ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जिसमें वाहन जांच किया जा रहा था तो इस ट्रक से शराब की एक बड़ी खेप को बरामद किया गया है। एसडीपीओ के नेतृत्व में ये जांच अभियान इस वक्त लगातार चलाए जा रहे हैं। चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया और कड़ी पूछताछ इस वक्त जारी है। तो बक्सर से ये बड़ी खबर, जहां पर एक ट्रक शराब की बरामदगी, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और देखिए यहां पर लगातार शराब की बड़ी खेप बरामद की जा रही है। पुलिस की तरफ से, उत्पाद विभाग की तरफ से लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं और कामयाबी भी हासिल की जा रही है। एक ट्रक शराब की खेप को बरामद किया गया है, जिसपे एसडीपीओ ने कहा कि जांच अभियान इसी दृष्टिकोण से लगातार ऐसे बॉर्डर एरिया में हो या इन क्षेत्रों में जहां पर शराब की खेप लगातार पहुंच रही है, वहां पर कड़ी निगरानी की जा रही है। वही बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां पर रक्सौल बॉर्डर से एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इस बॉर्डर से ये शख्स घुसने का प्रयास कर रहा था, जिस दौरान नागरिक को पकड़ा गया है। बांग्लादेशी मूल का यह नागरिक सैफुल खान बताया जा रहा है। एसएसबी ने जांच के दौरान इस शख्स को संदिग्ध दस्तावेजों के साथ बरामद किया है। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से अब इस शख्स से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस शख्स के पास कई संदिग्ध दस्तावेज जो है वो बरामद किए गए हैं। अब उसकी भी जांच इस वक्त की जा रही है। मोतिहारी से ये बड़ी खबर, रक्सौल बॉर्डर से बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा गया है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और लगातार ये पहली कोई कामयाबी नहीं है इस बॉर्डर इलाके में इस तरह की जांच अभियान, और इस जांच अभियान के दौरान बांग्लादेशी मूल की गिरफ्तारी एक ऐसे शख्स की जिससे संदिग्ध पाया गया और अब इससे कड़ी पूछताछ जारी है। अगली खबर बेगूसराय से, जहां पर एक युवक की गला दबाकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। हालांकि हत्या के पीछे की वजह क्या है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि युवक की गला दबाकर हत्या कर शव को पानी भरे गड्ढे में फेंका गया और इसे आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया है। हत्या के बाद से इलाके में सनसनी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार वालों में कोहराम मच गया है। घटना लोहियानगर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 29 की है। मृतक युवक की पहचान गोविंद कुमार के तौर पर की गई है। परिजनों का कहना है कि 27 नवंबर की रात को अचानक से गोविंद कुमार दुकान से घर नहीं लौटा। खोजबीन शुरू की गई, लेकिन अब जाकर उसके शव की बरामदगी की गई है। चलिए अब आपको छपरा लिए चलते हैं। छपरा, जहां पर डीएम का आवास है, उस आवास पर वन्य जीव जो है वो बड़े आसानी से, बड़े आराम से यहां पर बसेरा बनाए हुए हैं। देखिए ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो अजगर है वो डीएम के आवास से बरामद किया गया है। डीएम के सरकारी आवास से ये सांप निकला और हालांकि वन विभाग को इसकी सूचना दी गई और अब सारण के डीएम ने इन तीनों दुर्लभ नजारों को कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर खुद ही पोस्ट किया और कहा कि हमारे आवास में आगंतुकों का आगमन। बता दें कि इससे पहले भी डीएम आवास में विशालकाय अजगर निकल चुका है। कभी साहिल तो कभी राष्ट्रीय पक्षी मोर और अब विशालकाय सांप ने डीएम आवास में दस्तक दी, जिसकी तस्वीरों को खुद इस वीडियो को डीएम ने अपने कैमरे में कैद किया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक आदेश और इस आदेश के तहत बाल मजदूरी कराने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई। इस आदेश का पालन सख्ती से हो, इसके लिए निर्देश बहुत लंबे चौड़े, लेकिन क्या उसका कार्यान्वयन होता है? ये खबर जो है वो बाल मजदूरी, जहां पर 12 बच्चों को मुक्त कराया गया और बाल मजदूरी कराते ऐसे लोगों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। एसपी के नेतृत्व में सीतामढ़ी पुलिस जो है वो श्रम विभाग और बचपन बचाओ आंदोलन के संयुक्त सहयोग से नगर थाना क्षेत्रों में
बाल श्रम के खिलाफ सघन अभियान लगातार चला रही है और कामयाबी हासिल कर रही है। चाहे वो होटल हो, मोटर गैरेज हो, दुकान हो, ऐसे बच्चों को वहां से मुक्त कराया जा रहा है जिन्हें यहां पर बाल मजदूरी कराई जा रही थी। इन सभी बच्चों से बाल मजदूरी करवाने को लेकर अब कार्रवाई जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से सख्ती से होती हुई और ऐसे लोगों के खिलाफ नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज हो रही है। सभी लोगों ने मिलकर हम लोगों ने एक टीम का गठन किया पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार, और उसके आलोक में आज जो है नगर थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पे हम लोगों के द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें कुल अभी तक 12 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कटिहार में होमगार्ड जवानों की बहाली लगातार चल रही है और इस क्रम में 8,500 ऐसे होमगार्ड जवानों की बहाली को लेकर एक कड़ी ट्रेनिंग, एक कड़ा प्रशिक्षण इस वक्त देखिए जहां दौड़ लगाते हुए ये सभी होमगार्ड जवान बनने के लिए पारदर्शी तरीके से बहाली का जो दावा किया जा रहा है और यहां इस दौड़ में शामिल होते हुए बीएमपी मैदान में बहाली की प्रक्रिया में शामिल ये नौजवान, चाहे वो महिलाएं हो या फिर पुरुष, देखिए इस दौड़ में अपने लिए आगे के भविष्य को तलाश रही है। 8,500 जवानों की बहाली होनी है और इस दिशा में ये कार्य इस वक्त किए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा। लेना है तो दौड़ना पड़ेगा। कटिहार होमगार्ड बहाली के ये तस्वीर है, आप देख रहे हैं जिस तरह का होमगार्ड के बहाली को लेकर ये दौड़ प्रतियोगिता हो रहा है और कई मानक इस बार तय किया गया है। इसमें दौड़ को प्रमुख रूप से रखा गया, इसके अलावा तमाम डिजिटल प्रक्रिया अपनाते हुए हाई जंप, लॉन्ग जंप एवं और कई माध्यम रखा गया। सर क्या क्या प्रक्रिया अपनाया जा रहा है, किस तरह? यहाँ जो गृहरक्षा वाहिनी के अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया चल रही है उसमें सबसे पहले उनके ब्लॉक वाइज उनकी तिथियां आवंटित की गई है। जितने भी आवेदक आते हैं उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराया जाता है, उनके सभी डिटेल्स रजिस्ट्रेशन में नोट किए जाते हैं, उनको एक RFID टैग से युक्त चेस्ट नंबर अलॉट किया जाता है और यही चेस्ट नंबर पूरी प्रक्रिया में उनके साथ होता है। उनके रेस के मेजरमेंट की टाइमिंग RFID से ही ली जाती है, जहाँ पर एग्जैक्ट जो लोग क्वालिफाई करते हैं उसके बाद उनका डिजिटली चेस्ट और हाइट मेजरमेंट किया जाता है। जो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं उन्हें वहां से ही बाहर निकाल दिया जाता है। तो होमगार्ड एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिसके माध्यम से विधि व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए खास जरूरत होता है। देख सकते हैं जो तमाम प्रक्रिया है वो डिजिटली तरीका अपनाया गया है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो न्यूज रूम लाइव में आज बस इतना ही। कल कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर से होंगे हाजिर। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।